चैप्टर स्टार्ट होता है और हम 3 दिन बाद देखते हैं। अल्फोंसो बोलता है, सर्ज तुम्हें पता है आर्नोल्ड कहाँ है? सर्ज बोलता है, आर्नोल्ड सर मुझे ठीक से नहीं पता, शायद आज भी वो मैडम के लिए कोई काम कर रहा होगा, चाहे तो मैं जाकर देखाऊं। अल्फोंसो बोलता है, नहीं रहने दो, तुम जा सकते हो। सर्ज के जाने के बाद अल्फोंसो अपना सर पकड़ते हुए सोचता है, 3 दिन? पिछले 3 दिनों से सब कुछ अजीब चल रहा है। आर्नोल्ड और शार्लेट की मूवमेंट्स कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। आर्नोल्ड बार बार बिना बताए कहीं गायब हो रहा है और शार्लेट की अजीब बात यह है कि वो भी कुछ खास नहीं कर रही है। और पिछले कई दिनों से मुझे बस यही सुनने को मिल रहा है। हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। एक मेड बोलती है, मैडम ने कहा कि उन्हें किसी मदद की ज़रूरत नहीं है और उन्होंने सबको बाहर भेज दिया, इसलिए हमें नहीं पता कि वो अंदर क्या कर रही हैं। मैडम अपने कमरे से एक बार भी बाहर नहीं आई। अल्फोंसो सोचता है, मतलब साफ था, कोई नहीं जानता कि वो अंदर क्या कर रही हैं, पूरी तरह लॉक्ड। मैं उससे आमने सामने बात करना चाहता था, लेकिन पिछले कई दिनों से उनका दरवाज़ा बंद ही रहा। और सच कहूँ तो ये सब उसी दिन से शुरू हुआ था जिस दिन शार्लेट ने मुझे अपने कमरे से निकाल दिया था। और फिर आनो चोल, उसका व्यवहार दिन ब दिन और ज़्यादा सस्पिशियस होता जा रहा था। ठीक 3 दिन पहले हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। अल्फोंसो बोलता है, तुम अचानक सेंट फॉल जा रहे हो? आर्नोल्ड बोलता है, हाँ, मैडम ने मुझसे कुछ मांगा है। घोड़े पर जाऊं तो ज़्यादा दूर नहीं है, शाम तक वापस आ जाना चाहिए। अल्फोंसो बोलता है, शार्लेट ने तुमसे कोई फेवर मांगा है? अल्फोंसो को अपनी तरफ घूरता देख आर्नोल्ड डरते हुए बोलता है, अरे मुझे ऐसे मत देखिए, मुझे भी कुछ आ रहा है, लेकिन मुझे आदेश मिला है और मैं क्या कर सकता हूँ? मैडम कह रही थीं कि उन्हें ब्लैकबेरीज खाने का मन हो रहा है। अल्फोंसो बोलता है, लेकिन अभी तो उनका सीजन भी नहीं है, सही? आर्नोल्ड बोलता है, वही तो मैं कह रहा हूँ। सच कहूँ तो उन्होंने मिडविंटर में स्ट्रॉबेरीज भी मांग लिए होते तो फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी बेहोनिक जैसे रूरल इलाके में ये मिलना मुश्किल है, लेकिन सेंट फॉल तो ट्रेड सिटी है, वहाँ हर तरह का सामान आता जाता रहता है। क्यों अनजाने, शायद किसी ने वार्मर रीजन से लाए हों। अल्फोंसो सोचता है, सीजन से बाहर फल मांगना पूरी तरह आउटरीजियस रिक्वेस्ट थी। फिर भी आर्नोल्ड ने कहा कि वो सेंट पॉल तक जाएगा सिर्फ ब्लैकबेरीज ढूंढने के लिए। ये पहली बार था जब शार्लेट ने कभी कुछ मांगा था, इसलिए मैंने आर्नोल्ड को रोकना सही नहीं समझा। लेकिन फिर भी मेरे दिल में कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने जीन को उसके साथ भेज दिया। हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं। जीन रिपोर्ट करते हुए बताता है, ड्यू रिपोर्टिंग, आज भी हमें कोई ब्लैकबेरीज नहीं मिले, लेकिन कई दिनों तक सर आर्नोल्ड को ऑब्जर्व करने के बाद मुझे लगता है कि उन्हें ब्लैकबेरीज में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं थी। आज सुबह मैंने सीधे मार्केट जाने की कोशिश की, लेकिन सर आर्नोल्ड ने कनाल्स देखने पर जोर दिया। पहले मुझे लगा कि वो कार्गो वेसल्स देख रहे हैं, लेकिन हर बार वहां पहुंचकर वो सामान पर मुश्किल से ही नजर डालते थे और फिर रात देर से एस्टेट लौटने के बाद भी वो फिर से कहीं बाहर निकल जाते थे। मैंने थोड़ी देर तक उनका पीछा किया और मैं यहाँ पहुंच गया। ये तो मैडम का कमरा है क्या? हम जीन की मेमोरी देखते हैं। आर्नोल्ड बोलता है, हाँ, ये सच में मौजूद है, मैं कल फिर से कंफर्म करूंगा। शार्लेट बोलती है, तुम लोकेशन को लेकर पूरी तरह श्योर हो? आर्नोल्ड बोलता है, हाँ, क्या आप खुद जाएंगी? शार्लेट बोलती है, ज्यादा दूर नहीं है, मैं थोड़ी देर के लिए चुपचाप निकल सकती हूँ, तैयार रहना, कल रात हम क्वाइटली निकलेंगे। अल्फोंसो बोलता है, तो शार्लेट आज रात सेंट पॉल जा रही हैं? सिर्फ वो दोनों, वो और आर्नोल्ड? लेकिन किस लिए? जीन बोलता है, मुझे भी असली मकसद नहीं पता, लेकिन एक बात पक्की है, सर आर्नोल्ड डेफिनेटली कुछ ढूंढ रहे हैं। वो पूरे सेंट पॉल के कनाल्स चेक कर रहे हैं, एक रेड ब्रिक हाउस खोज रहे हैं, लेकिन उन्हें भी नहीं पता कि वहां कौन रहता है। प्रेजेंट में अल्फोंसो सोचता है, ये रिपोर्ट मुझे आज ही मिली थी, तो शायद सेंट पॉल जाने की कहानी पूरी तरह झूठ नहीं थी। फिर भी ऐसे शक मन में रखना बेहद अनकंफर्टेबल था। अगर उन्हें कुछ चाहिए था तो वो मुझसे भी कह सकती थी। क्या उन्हें मुझसे इतना नफरत है कि वो एक सिंपल रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकती? आर्नोल्ड को सब पता हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं। वही आर्नोल्ड जो हमारी शादी के सबसे ज्यादा खिलाफ था, और फिर भी शार्लेट उसी पर भरोसा करती है। आखिर वो मुझे बाहर क्यों रख रही हैं? रुको, और ब्लश करते हुए सोचता है, क्या मैं अभी जेलस हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं बस गुस्से में हूँ। उन्होंने मुझे इतनी बेरहमी से दूर कर दिया और अब वो आर्नोल्ड के साथ सीक्रेट साझा कर रही हैं। ये बात मैं कभी जोर से कह नहीं पाया। मैं हमेशा से जानता था कि मैं कोई अच्छा आदमी नहीं हूँ। अगर एडवर्ड का नोबल नाम ना होता तो मैं बस एक सोड लेकर घूमने वाला आवारा होता, नदी में बहते हुए सूखे पत्ते की तरह, बिना मतलब बिना खुशी के। किसी को करीब मत आने दो अल्फोंसो, तुम इसी के लिए पैदा हुए हो। मेरी माँ ने भी यही कहा था और मैंने मान लिया था कि यही मेरी किस्मत है। और अपना सर पकड़ परेशान होता सोचता है, लेकिन मुझे आज भी समझ नहीं आता कि शार्लेट के सामने आते ही मैं इतना छोटा क्यों महसूस करता हूँ।
और क्यों आज भी वो बस मेरे लिए एक स्ट्रेंजर ही है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मुझसे इतनी गहरी नफरत करेगी। लेकिन अब ये ऐसे नहीं चल सकता। भले ही शार्लेट मुझसे नाराज हो, हमें आमने सामने बात करनी होगी। आखिर उन्होंने आर्नोल्ड से क्या मांगा? वो मुझसे क्या छुपा रही हैं? और वहां से जाता सोचता है, मुझे शार्लेट से बात करनी ही होगी, चाहे कुछ भी हो। सीन शिफ्ट होता है, अब हम एक घोड़े को देखते हैं। अर्नो रुकता बोलता है, वो आप मेरी उम्मीद से कहीं जल्दी पहुंच गई मैडम। मुझे लगा था कि आपको पेस मैच करने में और वक्त लगेगा। मैडम, आपने घुड़सवारी कब सीखी? शार्लेट बोलती है। बस अपने आप हो गया। अर्नो बोलता है, यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है मैडम। हिज ग्रेस को ये दृश्य देखना चाहिए था। शार्लेट एनॉयड होते हुए बोलती है, छोटी बातें छोड़ो अर्नो, बताओ वो जगह एग्जैक्टली कहाँ है जो तुमने ढूंढी? अर्नो बोलता है, कितनी कोल्ड हो आप। बस इस ढलान के नीचे, ठीक सामने। तो आप क्या कहती हैं मैडम? क्या ये उस पेंटिंग के सीन से एग्जैक्ट मैच नहीं है जो आपने मुझे दिखाया था? शार्लेट वो जगह देखकर सोचती है, सच में वही है। वो क्लॉक टावर, भीड़ भाड़ वाली इमारतें और कनाल, ये बिल्कुल वही लैंडस्केप है जो गैब्रियल के घर में टंगा हुआ था। अर्नो अपनी बड़ाई करते हुए बोलता है, मैडम, शायद आपको अंदाजा नहीं है कि इसे खोजने में कितनी मेहनत लगी। अगर 10 आदमी भी भेजे जाते तब भी शायद फेल हो जाते, लेकिन अर्नो ने ये सब अकेले किया। और ऊपर से मुझे बेचारे जीन जैक को भी साथ घसीटना पड़ा। इतनी मेहनत के बाद मुझे कम से कम थोड़ी तारीफ तो मिलनी चाहिए थी। शायद सोचती है, ये मेरी उम्मीद से ज्यादा बोल रहा है। नॉर्मली मैं इसे चुप रहने को कह देती, पर उसने सच में बहुत मदद की है। सिर्फ इस बार मैं इसे जाने दूंगी। शार्लेट बोलती है, तो पेंटिंग का ओनर कभी इस पहाड़ी के नीचे रहता था? अनु बोलता है, हाँ मैडम, लगता है यहाँ 2 भाई रहते थे। छोटा भाई एक अननोन पेंटर था। ये काफी साल पहले की बात है और अब कोई भी इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। इसी वजह से उनका घर ढूंढना बेहद कठिन था। यहाँ आउटसाइडर्स भी बहुत कम आते हैं। शार्लेट बोलती है, तो वे सेंट पेथल के लोकल्स थे? अर्नो बोलता है, मुझे ऐसा ही लगता है मैडम। पूरी डिटेल्स मुझे नहीं पता, लेकिन कई साल पहले यहाँ एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था। उसमें छोटा भाई यानी पेंटर मर गया और उसके कुछ समय बाद बड़ा भाई गायब हो गया, बिना किसी निशान के। शार्लेट हैरान होकर बोलती है, एक्सप्लोजन? तो क्या घर अभी भी मौजूद है? अर्नो घोड़े से उतरते हुए बोलता है, हाँ, मैंने ये कंफर्म किया है। शायद उन्होंने एक्सप्लोजन के बाद वहीं रहकर घर रिपेयर किया था। बाहर से देखने पर ये काफी इंटैक्ट लगता है। लेकिन मैडम, आप अंदर जाने का तो नहीं सोच रही हैं? चारों तरफ जंगली झाड़ियां हैं, पूरा घर अबैंडन ruin जैसा दिखता है। और शार्लेट की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोलता है, अगर कुछ भी यूजफुल बचा होगा तो वो सिर्फ किस्मत होगी। शार्लेट बोलती है, पर हम खाली हाथ तो वापस नहीं जा सकते ना? या तुम एडवर्ड के नाइट रात में हॉन्टेड हाउस में घुसने से डर रहे हो? और उसके हाथ को इग्नोर कर खुद उतरती बोलती है, चिंता मत करो, भले ही मैं मर रही हूँ, मैं वही हूँ जिसे कभी विलनेस ऑफ नोआ कहा जाता था। अगर उसे ढूंढने की जरा सी भी चांस है तो हॉन्टेड हाउस भी ठीक है। अब मुझे हाथ गंदे करने से डर नहीं लगता। अगर हल्की सी भी क्लू है, मुझे उसे पकड़ना होगा। और अर्नो के हाथ में लीज देते हुए बोलती है, तो मैं पहले घर की तरफ जा रही हूँ, तुम घोड़ों को बांधो। अर्नो उसको अकेले जाता देख चिल्लाते हुए बोलता है, क्या? रुकिए एक सेकंड, मैडम, अकेले जाना बहुत डेंजरस है। मैडम, मैडम। अर्नो अपना सर पकड़ता बोलता है, सीरियसली, आखिर मेरी किस्मत में ये सब क्यों लिखा है? सीन शिफ्ट होता है और हम शार्लेट को देखते हैं। शार्लेट गमे में आती सोचती है, ये जगह सच में eerie है। मुझे उम्मीद थी शायद कुछ ट्रेसेस मिल जाएं, लेकिन इस हालत को देखकर नहीं लगता। फर्श पर कांच के जार्स और फ्लास्क्स बिखरे हैं, अजीब टूल्स पड़े हैं, शायद एक्सपेरिमेंट्स के। ये बिल्कुल गैब्रियल के घर जैसा लग रहा है जब मैं वहां गई थी। क्या उसने यहाँ भी एक्सपेरिमेंट्स किए थे? अगर मुझे कोई जर्नल मिल जाए तो। नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं। और सोचती है, इतने सारे टूल्स पड़े हैं, मुझे लगा था कम से कम कुछ नोट्स तो मिलेंगे। क्या मैं गलत सोच रही थी? मेरे पास ज्यादा वक्त भी नहीं बचा है। और एक बुक को देखकर सोचती है, माँ, एक बुक, पुरानी घिसी हुई। मेरे पास अभी इसे ठीक से पढ़ने का वक्त नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है ये एक जर्नल है। और सीढ़ी पर चढ़ती सोचती है, अगर मैं इसे देखूं, शायद कोई क्लू मिल जाए। शार्लेट की बुक निकालते ही कुछ होता है। शार्लेट सोचती है, वो आवाज, ये तो ट्रैप है। एक एरो उसकी तरफ शूट होता है। शार्लेट सोचती है, नहीं, अब डॉज करने का टाइम नहीं है। तभी कोई उसको खींचकर उसको बचा लेता है। शार्लेट उस एरो को देखकर सोचती है, अगर ये मुझे लग जाता तो बहुत बुरा होता। अर्नो ने मुझे ठीक समय पर खींच लिया। शार्लेट उठते हुए बोलती है, वो बहुत करीब था,
थैंक्स। मुझे लगता है हमने यहाँ काफी देख लिया है। वो इंसान अल्फोंसो होता है। अल्फोंसो बोलता है, क्योंकि ये पहली बार था जब तुमने मुझसे कोई फेवर मांगा, मैंने उदार बनने की कोशिश की। लेकिन शाले डरते हुए बोलती है, रुको, ये आवाज। अल्फोंसो एक कोल्ड लुक के साथ बोलता है, आखिर तुम सोच क्या रही थी? बिना बताए ऐसी जगह आकर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है शार्लेट? हम कुछ समय बाद देखते हैं। अल्फोंसो और शार्लेट चुपचाप खड़े होते हैं। अल्फोंसो चुप्पी तोड़ते हुए बोलता है, तुम सेंटफॉल क्यों गई थी? शार्लेट बोलती है, क्या तुम नाराज हो? अल्फोंसो तेज आवाज में बोलता है, कम से कम जवाब तो दो, तुम बिना बताए क्यों गई? शार्लेट उसे गुस्से में देखकर सोचती है, वो सच में बहुत अपसेट है, और बोलती है, माफ करना, मैंने तुम्हें बताया नहीं। अल्फोंसो उसके पास आकर बोलता है, तो मैं सवाल फिर से पूछता हूं, तुमने मुझे सेंट पॉल जाने की जानकारी क्यों नहीं दी? शार्लेट बोलती है, मुझे नहीं लगा कि तुम्हें हर बात जाननी जरूरी है। अल्फोंसो बोलता है, तो मुझे जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन आर्नो को है। शार्लेट हैरान होकर बोलती है, मेरा वो मतलब नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये आर्नो के बारे में नहीं था। कोई भी होता, बस तुम नहीं। आर्नो इम्पोर्टेंट नहीं था, मैंने बस उससे इसलिए पूछा क्योंकि वो पास में था। अल्फोंसो सैड एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, बस मैं नहीं, है ना? मैंने तुमसे कहा था कि मुझे तुम्हारी चिंता करने दो। मैंने अपनी प्राइड छोड़ दी और वो कहा जो मैंने पहले कभी नहीं कहा। लेकिन तुम्हारे लिए सब ठीक है, बस मैं नहीं। क्या तुम सच में मुझसे इतनी नफरत करती हो? शार्लेट चौंकते हुए बोलती है, बिल्कुल नहीं। मैंने पहले भी कहा है अल्फोंसो, मैं बस तुम्हें और चिंता नहीं देना चाहती थी। अल्फोंसो बोलता है, तुम्हें मेरी वजह से खुश होना चाहिए था। क्या इसीलिए तुमने कुछ नहीं कहा? शार्लेट बोलती है, हाँ, भली ये मूर्खतापूर्ण लगे, लेकिन यही तरीका मुझे आता है। तुम्हें खुश करना बहुत मुश्किल लगा और मेरे पास ज्यादा समय भी नहीं बचा है। तुम पर पहले से ही इतने बोझ हैं। रेनार वाले मामले से तुम अभी भी थके हुए दिखते हो और एडवर्ड लौटते ही तुम्हारे लिए और जिम्मेदारियां इंतजार कर रही होंगी। मैंने कभी किसी और के लिए नहीं जिया। तुम्हारे पास सब कुछ है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ। अगर मैं कम से कम इतना भी नहीं करूँगी तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। मैंने ये बिना सोचे नहीं किया। जो भी हुआ मैं सब समझा सकती हूँ। तो अल्फोंसो, तभी अल्फोंसो उसे गले लगा लेता है। शार्लेट हैरान होकर बोलती है, अल्फोंसो। अल्फोंसो उसे गले लगाकर बोलता है, अगर तुम चाहो तो मुझे ड्रामेटिक कह सकती हो। मुझे पता है हम इतने करीब नहीं हैं ऐसी बातें करने के लिए, लेकिन आज जब मुझे लगा कि मैं तुम्हें खो सकता हूँ। शार्लेट सोचती है, उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा है। उसकी आवाज में डर है जो उसके लिए अजीब है। उसके हाथ कांप रहे हैं जैसे कोई बच्चा सहारे के लिए पकड़ रहा हो। अल्फोंसो भी डर गया था। शार्लेट उसके गले में हाथ डालते हुए बोलती है, इतनी लड़ाइयां देखने के बाद मुझे पता है ये अपसर्ड है, लेकिन मैं खुश हूं कि तुम्हें चोट नहीं लगी। यही सबसे जरूरी है। अल्फोंसो बोलता है, मुझे पता है। मुझे पता है कि तुम्हें किसी की चिंता की जरूरत नहीं। शार्लेट बोलती है, तो फिर तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? तभी अल्फोंसो उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है, जब बात तुम्हारी आती है मैं कंपोज नहीं रह पाता। तुम हमेशा मुझे एक साधारण आदमी बना देती हो। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई शार्लेट। उसकी बात सुनकर शार्लेट ब्लश करने लगती है। अल्फोंसो उसका हाथ चूमते हुए बोलता है, अगर तुम सच में मेरी खुशी चाहती हो तो खुद को मुझसे दूर मत करो। शार्लेट अपने इमोशंस रोक नहीं पाती। शार्लेट उसे गले लगाते हुए बोलती है, अल्फोंसो मैं तुम्हें बिल्कुल सहन नहीं कर सकती। अल्फोंसो बोलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। शार्लेट बोलती है, मुझे तुम्हारी शक्ल भी पसंद नहीं। मुझे नफरत है कि तुम मुझे इतनी सेल्फिशली पकड़ लेते हो। मैं किसी चीज की उम्मीद नहीं करना चाहती थी, लेकिन तुम हमेशा। सोचते हुए, मुझे उस सीधे चेहरे से नफरत थी जो बेकार की उम्मीद जगाता था। मुझे उस हाथ से नफरत थी जो मुझे हमेशा वापस खींच लेता था। काश मैं उससे दूर जा पाती। काश मैं ऐसा कर पाती तो शायद मैं तुमसे कुछ भी नहीं मांगती। एक दिल कितना ग्रीडी हो सकता है। ये सब तुम्हारी गलती है। तुम ही वो वजह हो कि मैं डर से घुट रही हूं। तुम ही वो वजह हो कि तुम्हारे लिए मरने की मेरी कसम डगमगाने लगी। तुम ही वो वजह हो कि मैंने इतनी बड़ी चाह रख ली, तुम्हारे साथ जीने की इच्छा। सीन शिफ्ट, अगला दिन। अल्फोंसो बोलता है, तो तुम सोफिया की वजह से चुपके से सेंट पॉल गई थी? शार्लेट बोलती है, हाँ, सेंट पॉल अपने ब्लेड्स के लिए मशहूर है। तुम्हें याद है प्रिंसेस का लवर एक नाइट है ना? अल्फोंसो बोलता है, डिडियर, बेशक मुझे याद है। शार्लेट अपना चेहरा फेरते हुए सोचती है,
मुझे उसे अपनी असली कंडीशन नहीं बतानी थी, इसलिए मैंने पहले से ये झूठ तैयार कर लिया था। नरेटर, ये एक्सप्रेशन किसी ऐसे व्यक्ति पर नहीं सूट करता जिसने अभी अभी एक प्रिंसेस के साथ सौदा किया हो। शार्लेट बोलती है, असल में बात सिंपल है। मैंने वादा किया था कि मैं उन दोनों को साथ लाऊंगी। अल्फोंसो बोलता है, रॉयल मैरिज को भारी विरोध झेलना पड़ता है। चाहे वे एक दूसरे से कितना भी प्यार करें, रॉयल ब्लड लाइन में इतनी आज़ादी नहीं होती। तो तुमने सर डिडियर के लिए सोड ढूंढी? शार्लेट बोलती है, हाँ यही था। अकेले मैं नहीं कर सकती थी, इसलिए मुझे सर आर्नो की थोड़ी मदद लेनी पड़ी। आर्नो चिल्लाते हुए बोलता है, बिल्कुल यही मैंने कहा था। सीरियसली तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? मेरी भी पसंद है, पता है। मुझे क्यूट विमेन पसंद हैं जो मेरी बाहों में फिट हो जाएं। ओह ठीक है, मैं चुप हो जाता हूँ। अल्फोंसो बोलता है, फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा, एक स्वॉर्ड से उन्हें कैसे मदद मिलेगी? शार्लेट बोलती है, इंपीरियल गार्ड का प्रमोशन एग्जाम है ना, मैं उसे जीतने में मदद करना चाहती थी। अल्फोंसो बोलता है, आप सब समझ में आ रहा है। वैसे कल सोफिया का लेटर आया था। उसने लिखा था कि अगर मैंने अपना वादा नहीं निभाया तो वो उस व्यक्ति के बाल खींच लेगी जिस पर उसे विश्वास है। शार्लेट बोलती है, एक प्रिंसेस का मुझ पर इतना दबाव डालना, सच में। अल्फोंसो बोलता है, हिज मेजेस्टी सोफिया की शादी आगे बढ़ा रहे हैं। सोफिया जरूर बेचैन हो रही होगी। शार्लेट उठते हुए बोलती है, लगता है मुझे राजधानी लौटने का समय आ गया है। अल्फोंसो बोलता है, तुम कब तक निकलोगी? यहाँ का काम लगभग खत्म हो चुका है, तो 3-4 दिन काफी होंगे। शार्लेट बोलती है, ठीक है, तो चलो राजधानी लौटते हैं, इससे पहले कि प्रिंसेस सोफिया रो पड़े। सीन शिफ्ट होता है और नरेटर बताता है, दिस स्वर्ड्समैनशिप टूर्नामेंट। अगर फाउंडिंग फेस्टिवल साम्राज्य में बसंत के आने की निशानी है, तो गर्मियों पर हक होता है स्वर्ड्समैनशिप टूर्नामेंट का। पूरा 1 महीना पूरे महाद्वीप से आए नौजवान योद्धा अपनी तलवारें भिड़ाके हैं सिर्फ सम्मान के लिए। और जाहिर सी बात है, भीड़ जुटानी है तो लालच भी वैसा ही होना चाहिए, इसलिए इनाम भी टूर्नामेंट जितना ही भव्य होता है। हम शार्लेट और सूफिया को देखते हैं। शार्लेट बोलती है, एक मंजूर की गई विश जो सीधे हिज मैजेस्टी एम्परर तक पहुंचती है। सूफिया बोलती है, मैं सोच ही रही थी तुम इतनी घुमा फिरा कर बात क्यों कर रही हो, और तुम्हारा ये ग्रैंड आइडिया है स्वर्ड्समैनशिप टूर्नामेंट। शार्लेट बोलती है, बिल्कुल, यही तो पूरा मुद्दा है। कोई भी विश पूरी करने का वादा इसे बेहद ताकतवर बना देता है। सोफिया बोलती है, तो तुम चाहती हो मैं टूर्नामेंट जीतूं और एम्परर से डेडियर के साथ रहने की इजाजत मांगू? शार्लेट बोलती है, ठीक यही। विजेता सबके सामने एम्परर के सामने खड़ा होता है और अपनी विश मांगता है, और एम्परर को वो पूरी करनी ही पड़ती है, चाहे उन्हें पसंद हो या नहीं। अगर वो मना करें तो ये इंपीरियल फैमिली की गरिमा पर धब्बा होगा। सोफिया अपना सर पकड़ते हुए बोलती है, यकीन नहीं होता मैं जूकल एस्टेट तक सिर्फ ये बकवास सुनने आई हूँ। मुझे सीधे अल्फोंसो के पास जाना चाहिए था और उसी से पूछना चाहिए था। शार्लेट बोलती है, समझ नहीं आता तुम इतनी नाराज क्यों हो। तुम जानती हो ये मामला इतना आसान नहीं है, और तुम्हें ये भी पता होना चाहिए अल्फोंसो पहले ही पैलेस जा चुका है। वो रॉयल एंगेजमेंट के खिलाफ बोलने का इरादा रखता है। सोफिया बोलती है, लेकिन हिज मैजेस्टी सच में उसकी बात सुनेंगे या नहीं ये अलग बात है। शार्लेट बोलती है, हाँ, अगर सब ऐसे ही सुलझ जाए तो सबसे अच्छा होगा। फिर मुझे तुम्हारी मदद के लिए ये सब झंझट नहीं उठानी पड़ेगी। लेकिन तुम और मैं दोनों जानते हैं उसके सफल होने की उम्मीद बहुत कम है। सोफिया बोलती है, टूर्नामेंट में विश मांगने के लिए पहले जीतना पड़ेगा। शार्लेट बोलती है, ये तो साफ बात है। सोफिया चिल्लाते हुए बोलती है, और यही तो इसे बेवकूफ़ी बनाता है। मैं डेडियर से प्यार करती हूँ, नहीं, बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन मैं कोई भोली लड़की नहीं हूँ। मुझे अच्छी तरह पता है तलवारबाजी में डेडियर की हदें क्या हैं। उसे अपनी स्किल्स की वजह से बैरोनेट की उपाधि मिली है, तो वो शुरुआत में बाहर नहीं होगा, लेकिन जन्म से वो एक कॉमनर है और ज़्यादा से ज़्यादा पैलेस गार्ड। इस टूर्नामेंट में पूरे महाद्वीप के बेहतरीन युवा स्वर्ड्समैन आते हैं, और डेडियर उनमें जीतने लायक मजबूत नहीं है। शार्लेट बोलती है, जब तुम्हें ये सब पता है तो मैं तारीफों में वक्त नहीं गवाऊंगी। सच है, सर डेडियर की तलवारबाजी अकेले काफी नहीं होगी, लेकिन ध्यान से सोचो योर हाइनेस, हम अभी कहाँ हैं? सोफिया बोलती है, वो हम एडवर्ड में हैं। शार्लेट बोलती है, बिल्कुल, और पता है एडवर्ड के पास इस वक्त किस चीज की भरमार है? सोफिया पूछती है, क्या? शार्लेट बोलती है,
असल बैटलफील्ड का अनुभव रखने वाले नाइट्स। पूरे 10 साल उन्होंने युद्ध में लड़ते हुए गुजारे हैं। टूर्नामेंट के शुरुआती राउंड्स टीम बैटल्स होते हैं, 4 या 5 नाइट्स की टीम, ताकि कमजोर लोगों को बाहर किया जा सके। लेकिन एडवर्ड की ये 4 नाइट्स 10 साल से साथ लड़ रहे हैं। उनकी स्किल और तालमेल बेमिसाल है। अगर सर्ज टॉप स्तर का ना भी हो, तब भी वो मैच आराम से निकाल लेंगे। सोफिया चौंकते हुए बोलती है, और तुम डेडियर को उनके साथ भेजने की सोच रही हो? पहली बार मिलते ही क्या वो उन पर बोझ नहीं बन जाएगा? शार्लेट बोलती है, किसने कहा सर डेडियर जाएगा? एडवर्ड अकेली ही काफी है। सोफिया बोलती है, तो डेडियर को छोड़कर सर्ज को भेजोगी? शार्लेट बोलती है, प्लीज, एक पैलेस गार्ड भी सर्ज से बेहतर है। लेकिन मैं कोई जोखिम नहीं लेना चाहती, इसलिए मैं एडवर्ड के सबसे मजबूत नाइट को भेजूंगी। सोफिया परेशान होते हुए बोलती है, एडवर्ड का सबसे मजबूत? कहीं तुम... शार्लेट एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ बोलती है, हाँ, साम्राज्य का सबसे सम्मानित वॉर हीरो, मैं अल्फोंसो को भेज रही हूँ। सोफिया एक डार्क एक्सप्रेशन के साथ बोलती है, तो ये सच है? तुम सच में अल्फोंसो को स्वॉर्ड्समैनशिप टूर्नामेंट पे भेजने वाली थी? क्या तुम मजाक कर रही हो? तुम्हें पता भी है वो किस पद पर है? हाँ, टूर्नामेंट एक बड़ा इंपीरियल इवेंट है, लेकिन वो सबके लिए खुला है, चाहे उनका क्लास या रैंक कुछ भी हो। और तुम उसे वहां भेज दोगी? एडवर्ड का ड्यूक, साम्राज्य का रॉयल ब्लडेड वॉर हीरो। सच कहूं तो जब फाउंडिंग फेस्टिवल में शादी की घोषणा हुई थी, मैं खुश थी। ऐसा नहीं कि मैं बेनोइट से प्यार नहीं करती, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उसका घबराया हुआ चेहरा देखना अजीब तरह से संतोष दे गया। इसीलिए मैंने तुम पर थोड़ा भरोसा करने का फैसला किया। लेकिन अब जब तुमने कहा था कि तुम मेरी और डेडियर की मदद करोगी, मुझे लगा तुम्हारे पास कोई शानदार योजना होगी। मैं ही बेवकूफ थी जो सिर्फ इसलिए शालीनता से बात कर रही थी क्योंकि अब तुम एडवर्ड की डचेस हो। अब और कुछ बात करने लायक नहीं है। मुझे ही बेवकूफ बनाया गया, इसलिए मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगी। मैं जा रही हूँ। शार्लेट बोलती है, तो क्या तुम सर डेडियर से रिश्ता तोड़ने का सोच रही हो? सोफिया बोलती है, ये मेरा फैसला होगा। अगर तुमने ये बात छेड़ी ही ना होती तो ये सिर्फ मेरे और डेडियर के बीच की बात रहती। ऐसा नहीं है कि मेरे पास अपने आइडियाज नहीं थे। शार्लेट बोलती है, कहीं तुम कोई सरप्राइज अनाउंसमेंट करके भागने का सोच रही हो ना? ये समझदारी नहीं है। इतनी लापरवाह योजना सिर्फ इसलिए काम कर गई क्योंकि वो अल्फोंसो और मैं थे। सोफिया बोलती है, तो तुम्हारे लिए सही और मेरे लिए नहीं? शार्लेट बोलती है, वजह तुम भी जानती हो। चाहे अल्फोंसो का रॉयल फैमिली से कितना भी रिश्ता हो, वो फिर भी अल्फोंसो है। हिज मैजेस्टी ने उसे कभी जेनेविव लाइन का असली मेंबर नहीं माना। इसका मतलब प्रिंसेस सोफिया की स्थिति भी कुछ ऐसी ही होगी ना? उसकी बात सुनकर सोफिया ब्लश करने लगती है। वो शार्लेट बोलती है, वेल, मैं समझ सकती हूँ। अल्फोंसो हर किसी को अपना असली रूप नहीं दिखाता। मैं किसी को दोष नहीं दे रही, बस हालात ऐसे ही बन गए। उन्होंने कभी दूरी कम करने की कोशिश नहीं की। सोफिया अपना सर पकड़ते हुए बोलती है, तो तुम चाहती क्या हो मैं क्या करूं? अपने भाई से जाकर भीख मांगूं कि वो अपने स्तर के खिलाफ किसी टूर्नामेंट में हिस्सा ले? शार्लेट बोलती है, बात वो नहीं है। अगर तुम भीख भी मांगो तो क्या तुम्हें लगता है अल्फोंसो टूर्नामेंट में जाएगा? सोफिया बोलती है, क्या? तो फिर? शार्लेट बोलती है, इसलिए तो मैंने कहा था मैं मदद करूंगी। सोफिया बोलती है, क्या? शार्लेट बोलती है, सोचो योर हाइनेस, ये एडवर्ड के लिए कोई अपमान नहीं है, बल्कि ये तो एक पब्लिसिटी मूव जैसा होगा। साम्राज्य का सबसे मशहूर वॉर हीरो। कितने लोगों ने सच में अल्फोंसो को युद्ध में तलवार खींचते देखा है? बहुत कम, मेरा तो यही मानना है। और सिर्फ एडवर्ड ही नहीं, दूसरे नोबल्स भी अक्सर अपने टाइटल्स के पीछे छुप जाते हैं। लोगों के लिए सब बस नाम और शोहरत है, बिना किसी सबूत के। तो अल्फोंसो का आना जनता के लिए एक झटका होगा। वो एडवर्ड की हर उपलब्धि की जय जयकार करेंगे, खासकर दूसरे नोबल्स के बीच जिनकी शोहरत अक्सर सिर्फ दिखावा होती है। तो अल्फोंसो को मनाने दो मुझे। तुम शायद ना कर पाओ, लेकिन मैं कर सकती हूँ। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मैं अल्फोंसो से प्यार करती हूँ, आपसे नहीं योर हाइनेस। और इस बार भी वही बात है। शार्लेट उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलती है, अल्फोंसो तुम्हारी खुशी चाहता है और मैं वो पूरा करना चाहती हूँ जो वो चाहता है। तो क्यों ना इस बार थोड़ा सा भरोसा मुझ पर कर लो, बस इस एक बार। औरत से औरत की तरह, एक हीरोइन के प्यार के लिए जो अपने ही परिवार की इच्छा से रोका जा रहा है।